Hello everyone, welcome back to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। चलिए भाई क्लास को शुरू करते हैं हम और हमेशा की तरह देखेंगे क्लास के बेनिफिट्स। क्लास के फर्स्ट पोर्शन में कवर करेंगे वोकैब, डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहती है और ये सारी की सारी वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको एग्जाम में यही वर्ड्स एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। आगे हम कवर करते हैं इसका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि भाई वर्ड्स हैं क्या, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब हैं। उसके अलावा हम करेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ये जो वर्ड्स हैं इनके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देख लेंगे और इसी क्लास में आपको मिल जाएगा इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो जितने वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं इसे एक सिंगल क्लास में डेली बेसिस पर आपको मिल जाते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन को, वोकैब की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से बूस्ट करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में हम कवर करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर। एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। द हिंदू से एक प्यारा सा एडिटोरियल सेलेक्ट करते हैं और उसको डिटेल में एनालाइज करते हैं, जिससे आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है और आपको एग्जाम में जो अनसीन पैसेज आता है उसको अच्छे से आप फिर समझ पाते हो और उसको आसानी से आप टैकल कर सकते हो। आगे हम कवर करेंगे कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर के एमसीक्यूज। बिल्कुल एग्जाम वाले पैटर्न पर रहेंगे। आपको लगेगा कि भाई आप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कर रहे हो, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। थर्ड पोर्शन में कवर करेंगे क्लोज टेस्ट एंड PQRS यानी कि पैराजंबल। तो क्लोज टेस्ट और PQRS तो भाई आपको पता ही है कितना डिफिकल्ट होता है इनको टैकल करना। तो अगर आप मेरे कुछ ट्रिक्स यूज़ करते हैं और मेरे साथ डेली बेसिस पर जब आप प्रैक्टिस करते हैं, दोनों चीज़ें जब मिक्स करेंगे तो फिर आप इसमें भी, इस पोर्शन में भी, दोनों में फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं जब आप एक अच्छी लेवल पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। और क्वेश्चन का लेवल, सारी चीज़ों का लेवल मैंने इस तरीके से सेट किया है कि भाई ये सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, कुछ भी फालतू का नहीं है। तो यहाँ पर आप फुल मार्क्स सिक्योर करेंगे अगर आप इसको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस लगाएंगे तो। फोर्थ बट लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पोर्शन, ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। ये क्या है भाई? ये जो स्टार्टिंग में आपने वोकैब पढ़ी, यहाँ पर मैं अच्छे से समझाऊंगा, क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको सब कुछ समझ में आएगा। बट वोकैब की नेचर होती है कि एक बार में याद नहीं होती है, तो फिर यहाँ पर ट्रिकी एमसीक्यूज के साथ में जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद आपको भाई चीज़ें रट जाएंगी, आपकी फिंगर टिप्स पर होंगी। आज की तारीख में जितना कुछ पढ़ा है सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। ये सारे बेनिफिशरीज हैं, इन सभी के लिए क्लास बनी है। एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या स्टेनो, या कोई और भी एग्ज़ाम है एसएससी का जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसके अलावा अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए, सीडीएस और यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आप सभी के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये क्लास भाई एक अकेली क्लास ही काफ़ी है आपकी इंग्लिश को डेली बेसिस पर बूस्ट करने के लिए। आपकी रिवीजन एक साथ हो जाता है पूरी क्लास में, क्योंकि ये अपने आप में क्लास भी है और ये एक प्रैक्टिस सेट भी है। इस अकेली क्लास में आप वोकैब पढ़ते हो, सेकंड आप यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पढ़ते हो, थर्ड यहाँ पर आप ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट सीख के जाते हो, फोर्थ यहाँ पर साथ के साथ ट्रांसलेशन चल रहा होता है, फिफ्थ यहाँ पर भाई साहब क्लोज टेस्ट हो रहा है, ठीक है, क्लोज टेस्ट हो जाता है, सिक्स्थ यहाँ पर आपके PQRS कवर हो जाते हैं, डेली बेसिस पर हो रहा है ये सारा काम, PQRS कवर हो जाता है। उसके अलावा भाई एक प्रैक्टिस अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस कितने मिलेंगे? लगभग 10 क्वेश्चन रहते हैं स्टार्टिंग में, जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला है और ग्रामर और क्लोज टेस्ट, PQRS, 10 क्वेश्चन तो ये हो गए और लगभग 25 के आसपास ये, तो कुल मिलाकर लगभग 35 के आसपास क्वेश्चन मिलते हैं आपको डेली बेसिस पर, और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, कुछ भी फालतू का नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके एग्जाम में यहाँ से कुछ ना है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो सकता जहाँ से यहाँ से वोकैब ना है, यहाँ से इडियम्स एंड फ्रेजेस ना है। भाई ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है। बाकी आप खुद डिसाइड करिएगा, इसको क्लास को कवर करने के बाद पूरा क्लास लेंगे और खुद से डिसाइड करिएगा कि क्या ये क्लास सच में हेल्पफुल है या नहीं है। अगर नहीं है तो भाई आप छोड़कर जा सकते हैं, और अगर ये आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को देखते देखते जिस टाइम देख रहे हो उसी टाइम लाइक करेंगे। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेंगी, फ्री का कंटेंट है भाई, कोई इसकी कॉस्ट आपसे नहीं ली जा रही, और आप देखिएगा कितना एग्जाम ओरिएंटेड इसको बनाया हुआ है। ऑलराइट, चलिए भाई आप ज़्यादा तारीफ ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। वोकैबुलरी, और आज का पहला वर्ड है मेंट। मेंट का मतलब होता है, एक तो ये होता है कि वर्ब और इसका मतलब होता है सुधारना या फिर ठीक करना। मेंट होता है कि वर्ब और उसका मतलब होता है हिंदी में सुधारना या फिर ठीक करना। टू रिपेयर और इम्प्रूव समथिंग दैट इज़ ब्रोकन, कोई चीज़ खराब हो गई है, टूट गई है, डैमेज हो गई है या पुअर कंडीशन में है, उसको रिपेयर करना, उसको इम्प्रूव करना, उसी को बोलते हैं मेंड करना। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेंड डिप्लोमेटिक टाइज विद इट्स नेबर्स। गवर्नमेंट, सरकार क्या कर रही है? ट्राई कर रही है
मैंड करने का, सुधार करने का अपने डिप्लोमेटिक टाइज यानी कि रिश्तों को किसके साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, मतलब पास के जो देश हैं उनके साथ। तो मैंड करना मतलब सुधार करना यानी कि रिपेयर करना, रिस्टोर करना और इम्प्रूव करना। ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स रहेंगे इसके डैमेज, ब्रेक और वर्सन। भाई एक तरफ सुधार रहे हो तो उसका दूसरा उल्टा क्या रहेगा, डैमेज करना, खराब करना, ब्रेक करना और वर्सन करना। ये सारे हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। मार्क कर सकते हैं इसमें से आप रिस्टोर को, ये अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट अगला वर्ड है इंटेंट, नाउन होता है। इंटेंट का मतलब होता है इरादा या फिर उद्देश्य। इंटेंशन जो वर्ड है, इंटेंशन इसी से बनता है, ठीक है। इसमें इंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इंटेंट का मतलब होता है मंशा, इरादा या फिर पर्पस, उद्देश्य। अ पर्पस और एम बिहाइंड एन एक्शन, किसी एक एक्शन के पीछे, किसी एक कार्य के पीछे जो पर्पस लगा है, जो मंशा लगी है, जो इरादा लगा है, उसको बोलते हैं इंटेंशन। हिज इंटेंट वॉज टू स्ट्रेंथन द अलायंस नॉट वीकन इट। उसकी जो इंटेंट थी, उसकी जो मंशा थी, उसका जो इरादा था वो कैसा था, स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, अलायंस मतलब गठबंधन को, नॉट वीकन इट ना कि उसको कमज़ोर करना। वीक का मतलब कमज़ोर होता है, वीकन मतलब कमज़ोर करना। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, तो स्ट्रेंथन मतलब किसी को ताकतवर बनाना। इंटेंट यानी कि इरादा या उद्देश्य, पर्पस बोल सकते हो, एम और ऑब्जेक्टिव, तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे डिसइंटरेस्ट, नेग्लेक्ट और अपैथी, ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट अगला वर्ड है इनकर्जन, नाउन होता है। आक्रमण को या घुसपैठ को बोलते हैं इनकर्जन। अ सडन अटैक और इन्वेजन इनटू अनदर्स टेरिटरी, किसी दूसरे देश की टेरिटरी में अचानक से अटैक कर दिया गया या फिर इन्वेड कर दिया गया, घुसपैठ कर दी गई, उसमें कब्जा ले लिया गया, उसको बोलते हैं इनकर्जन। द कंट्री कंडेम्ड द एनिमीज इनकर्जन इनटू इट्स बॉर्डर्स, कंट्री ने, किसी कोई एक देश है उसने करा है कंडेम, कंडेम मतलब निंदा करी है, आलोचना करी है किसकी, एनिमी, दुश्मन का जो दूसरा देश है, दुश्मन देश, उसका इनकर्जन। भाई किसी एक देश ने दूसरे देश पर कब्जा कर लिया, इनकर्जन कर लिया। तो जो एक कंट्री जिस पर कब्जा हुआ है, घुसपैठ हुई है, उस कंट्री ने कंडेम किया, निंदा करी है जो पड़ोसी देश है, एनिमी कंट्री, उसके इनकर्जन की यानी कि उसकी घुसपैठ की, इनटू इट्स बॉर्डर्स, उसके बॉर्डर्स में। इन्वेजन, रेड और इंट्रूजन, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इनकर्जन तो इसका सिनोनिम मार्क करेंगे इन्वेजन और इंट्रूजन, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं दोनों, और एग्जाम में कितनी बार पूछे गए। इंट्रूजन तो बहुत बार आया भाई, इन्वेजन भी कई बार आया, और इनकर्जन अपने आप में खुद ही इतना अच्छा वर्ड है, तो ये एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। तो मार्क करेंगे इनको और अलग से एक नोटबुक में लिख लेंगे। एक तरफ तो भाई इंकर्जन करा जा रहा है, आक्रमण है, घुसपैठ है, तो इसके उल्टा एंटोनिम्स क्या रहेंगे, रिट्रीट, विड्रोवल और इवैक्यूएशन, खाली कर देना, विड्रॉ कर देना और रिट्रीट करना। मार्क करेंगे इवैक्यूएशन को, मार्क करेंगे रिट्रीट को। 4 वर्ड्स ये और 5वां वर्ड इंकर्जन, एक ही चीज़ में आपको 5 वर्ड्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड है कीन, एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है उत्सुक या फिर तीव्र। शोइंग ईगरनेस और एंथुसियाज्म, भाई आप ईगरनेस दिखा रहे हो, एंथुसियाज्म दिखा रहे हो, जिज्ञासा दिखा रहे हो। हैविंग ए शार्प माइंड और सेंस, या फिर एक शार्प माइंड और सेंस आपके अंदर है, तो उसको बोलते हैं कीन है, उत्सुक है, तीव्र है। शी इज़ कीन टू, और इसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू रहता है। शी इज़ कीन टू लर्न अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, तो वो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक है नए कल्चर्स को सीखने में। तो कीन टू मतलब इंटरेस्टेड है, एंथुजियास्टिक है। ईगर, एंथुसियास्टिक और शार्प, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या रहेंगे, इंडिफरेंट, अपाथेटिक और डल, ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। मार्क कर सकते हैं इसमें से आप अपाथेटिक को। नेक्स्ट अगला वर्ड है राइल, वर्ब होता है, इसका मतलब होता है चिढ़ाना या फिर नाराज करना। भाई किसी को चिढ़ाना या फिर किसी को नाराज करना, उसी को बोलते हैं राइल करना। तो मेक समवन अनॉयड, किसी को अनॉय कर देना, चिढ़ा देना, इरिटेट कर देना, उसी को बोलते हैं राइल करना। हिज रूड रिमार्क्स राइल द ऑडियंस, उसकी जो रूड रिमार्क्स यानी कि कमेंट्स, उसकी जो रूड रिमार्क्स थी, कमेंट्स थी, उसने क्या करा है, राइल कर दिया है, चिढ़ा दिया है ऑडियंस को, इरिटेट कर दिया, एनॉय कर दिया और प्रोवोक। तीनों ही वर्ड्स अच्छे हैं। इरिटेट मार्क करेंगे, एनॉय और प्रोवोक तीनों को मार्क करेंगे। तीनों का मतलब होता है चिढ़ाना। एक तरफ चिढ़ाया है तो इसका उल्टा क्या रहेगा भाई, प्लीज करा है, खुश करा, सूद और काम यानी कि शांत करा है, तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। इसमें से आप सूद को मार्क कर सकते हैं। अगला वर्ड है अब्रेसिव, एडजेक्टिव होता है खुरदरा और कठोर, इसको बोलते हैं अब्रेसिव। हार्श एंड रफ इन मैनर, किसी तरीके से कोई चीज़ हार्श है, काफ़ी ज़्यादा रफ है, उसको बोलते हैं अब्रेसिव। कैपेबल ऑफ वियरिंग डाउन सरफेसेस, तो सरफेस को अगर वो नुकसान पहुंचाने का, उसको छीलने का अगर कोई वो रखती है तो वो कैसे है, खुरदरा है, अब्रेसिव है। हिज अब्रेसिव टोन मेड नेगोशिएशंस डिफिकल्ट, उसकी जो अब्रेसिव टोन थी मतलब क्या, उसकी हार्श टोन रही होगी, काफ़ी ज़्यादा सख्त टोन रही होगी, और उसने क्या कर दिया है, नेगोशिएशंस को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया। नेगोशिएशंस क्या होता है, मोल भाव। हार्श है भाई, अब्रेसिव मतलब हार्श, रफ और कॉस्टिक, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे कॉस्टिक को।
एक तरफ तो भाई हार्श है, काफ़ी ज़्यादा कठोर है, स्ट्रिक्ट है। दूसरी तरफ इसका उल्टा रहेगा जेंटल, स्मूथ और प्लीजेंट। ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनियम्स। ये तीनों वर्ड्स ही आपको पता है तो इनको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। अगला वर्ड है रिजीम। नाउन होता है शासन या फिर व्यवस्था को बोलते हैं रिजीम। रिजीम क्या है? कोई एक शासन है किसी का, शासनकाल, उसको बोलते हैं रिजीम। अ सिस्टम और प्लान्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, स्पेशली अ गवर्नमेंट सिस्टम। एक सिस्टम है या एक प्लान्ड तरीका है किसी काम को, चीज़ों को करने का, उसको बोलते हैं रिजीम। और ख़ास तौर पर एक गवर्नमेंट सिस्टम को बोलते हैं। द न्यू रिजीम प्रोमिस्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। जो नया शासन है ना, वो प्रोमिस करता है, नया रिजीम, नया शासन प्रोमिस करता है एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, कि भाई अर्थव्यवस्था में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जाएंगे नए शासन में। तो रिजीम मतलब क्या? गवर्नमेंट नहीं, सरकार। सिस्टम बोल सकते हो, नया एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हो, नया एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल सकते हो। तो ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो भाई रिजीम है, शासन है, मतलब गवर्नमेंट चल रही है। दूसरी तरफ इसका उल्टा एनार्की, मतलब वो सिचुएशन जहाँ पर गवर्नमेंट ही नहीं है, डिसऑर्डर हुआ पड़ा है, भाई कानून व्यवस्था नहीं चल रही, और कियोस हुए पड़े। मार्क करेंगे कियोस को, और एनार्की को आप मार्क कर सकते हो। ये दोनों अच्छे वर्ड्स यहाँ पर मिल गए। नेक्स्ट अगला वर्ड है एस्से। नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन के रूप में तो आपको इसका मीनिंग पता है कि भाई निबंध को बोलते हैं। एस्से लिखना किसी भी टॉपिक पर, उसको बोलते हैं एस्से को, उसका मीनिंग होता है निबंध। दूसरा जो वर्ब के रूप में इसका मीनिंग आता है वो आता है प्रयास करना, एफर्ट्स करना। अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो एस्से हो गया। दूसरा टू अटेम्प्ट और ट्राई, किसी चीज़ को ट्राई करना, अटेम्प्ट करना, उसको बोलते हैं एस्से करना। ही एसेड टू क्लाइम द माउंटेन, उसने माउंटेन पर चढ़ने का, क्लाइम करना मतलब चढ़ना, तो माउंटेन पर, पर्वतों पर उसने पर्वत पर चढ़ने का उसने क्या करा? ऐसे करा, मतलब क्या? एफर्ट्स करे हैं, ट्राई किया है। अटेम्प्ट, ट्राई और एंडेवर, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे एंडेवर को। कल परसों मैंने एंडेवर वर्ड पढ़ाया था आपको, उसमें बताया था कि भाई एफर्ट्स करने को ही बोलते हैं एंडेवर करना। एक तरफ तो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, ट्राई किया जा रहा है, दूसरी तरफ क्विट कर दिया है, एबेंडन छोड़ दिया और रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया किसी भी काम को करने से। मार्क कर सकते हैं इसमें से आप एबेंडन को, रिफ्यूज़ और क्विट का आपको पता है। नेक्स्ट अगला वर्ड है टर्ब्यूलेंस। नाउन होता है, इसका मतलब होता है अशांति या फिर हलचल। वायलेंट और अनस्टेडी मूवमेंट ऑफ एयर, वाटर और पॉलिटिकल सिचुएशंस। जब हम एयर में ट्रैवल कर रहे होते हैं, एरोप्लेन में, फ्लाइट के अंदर, तब वहाँ पर अचानक से एक झटका लगता है, उसको बोलते हैं टर्ब्यूलेंस। तो वो क्या है? एक हल्की सी एक हलचल हुई है उसमें, मतलब क्या? एक झटका लगा है। तो वायलेंट और अनस्टेडी मूवमेंट ऑफ एयर, वाटर और पॉलिटिकल सिचुएशन, इन्हीं को बोलते हैं टर्ब्यूलेंस। द कंट्री इज गोइंग थ्रू पॉलिटिकल टर्बुलेंस, तो हलचल से गुजर रही है कंट्री, कोई देश कैसे उससे गुजर रहा है? पॉलिटिकल टर्बुलेंस से। रिसेंटली हमने देखा था कि हमारे आसपास के कुछ देश थे, वहाँ पर पॉलिटिकल टर्बुलेंस हुई थी, वहाँ पर हलचल हुई थी पॉलिटिकल, यानी कि राजनीति में। जैसे कि बांग्लादेश में हुई थी, जैसे कि अफगानिस्तान में हुई थी, जब अफगान में उन तालिबानियों ने जब कब्जा किया था अफगानिस्तान पर, तो तब क्या हुआ था? वहाँ पॉलिटिकल टर्बुलेंस हुआ था। वैसे ही जब बांग्लादेश से शेख हसीना को भगाया गया था, तो वो भी क्या था? एक पॉलिटिकल टर्बुलेंस था। अनरेस्ट, कियोस और इंस्टेबिलिटी, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप कियोस को मार्क कर सकते हैं। अनरेस्ट क्या है? कि जहाँ पर रेस्ट का मतलब होता है आराम, और अनरेस्ट मतलब जहाँ पर आराम ही नहीं है, तो वहाँ क्या हलचल तो है, टर्बुलेंस तो है वो। तो ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। इसका उल्टा एंटोनिम्स रहेंगे स्टेबिलिटी, काम और पीस, ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट अगला वर्ड है परकोलेट। वर्ब होता है, बेटा देख रहे हो वर्ड्स के लेवल देखो यार, आप वर्ड्स का लेवल देखो ना। आप एग्जाम में भाई यही वर्ड्स पूछते हैं आपसे, हल्के फुल्के वर्ड्स नहीं पूछता, ऐसे ही वर्ड्स पूछता है, और ये आपको ऐसे ही रखे हुए मिलेंगे एग्जाम में, अभी बता दे रहे हैं हम। धीरे धीरे फैलना और रिसने को बोलते हैं परकोलेट करना। टू स्प्रेड ग्रेजुअली, टू फिल्टर थ्रू अ सरफेस और सब्सटेंस। भाई कोई चीज़ अगर स्प्रेड कर रही है ग्रेजुअली, लगातार धीरे धीरे कोई चीज़ फैल रही है, रिस रही है, ठीक है, रिसना मतलब गिरना, बिखरना, तो उसको बोलते हैं परकोलेट। द न्यूज़ बिगैन टू परकोलेट थ्रू द स्मॉल टाउन, एक छोटे से टाउन से न्यूज़ क्या हुई है? परकोलेट होना शुरू हुई है, फैलने शुरू हुई है। सीप, फिल्टर और स्प्रेड, ये तीनों हो जाएंगे इसका सिनोनिम्स। इसमें से आप सीप को मार्क कर सकते हो। भाई देखो ये वर्ड बहुत सिंपल लगेगा देखने में, सीप, लेकिन इसका मीनिंग मैं अब कह रहा हूँ भाई साहब आपसे, 95% लोगों को नहीं पता होगा आप में से, और ज़्यादा परसेंटेज निकलेगा जिनको नहीं पता। पहली बार वो से तो ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार सुना होगा सीप, मतलब क्या? रिसाव, धीरे धीरे कोई चीज़ बिखरना। फिल्टर और स्प्रेड, ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो भाई धीरे धीरे कोई चीज़ फैल रही है, रिस रही है, दूसरी तरफ ब्लॉक कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया, और स्टैग्नेट यानी कि कोई बदलाव नहीं हो रहा। स्टैग्नेशन क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई बदलाव नहीं होता, वैसी की वैसी बनी रहती है चीज़। मार्क कर लो स्टैग्नेट को। अगला वर्ड है एम्पल। एडजेक्टिव होता है पर्याप्त या फिर भरपूर। एम्पल का मतलब क्या है? कोई चीज़ भरपूर है, पर्याप्त है मात्रा में, एनाफ, मोर देन एनाफ, और प्लेंटीफुल, काफ़ी सारी है, प्रचुर मात्रा में। देयर वॉज एम्पल एविडेंस टू प्रूव हिज गिल्ट, उसकी गिल्ट को, उसके क्राइम को प्रूव करने के लिए
वहाँ पर क्या थे, एम्पल एविडेंस थे। मतलब क्या, एम्पल मतलब पर्याप्त, काफ़ी थे एविडेंस। अबंडेंट, प्लेंटीफुल और सफिशिएंट, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क कर सकते हैं इसमें से आप अबंडेंट को, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये भी। एक तरफ तो भाई काफ़ी ज़्यादा है, पर्याप्त है, भरपूर है, प्रचुर मात्रा में है। दूसरी तरफ स्केर्स है, मतलब कमी है। इनसफिशिएंट है और मीगर, बहुत हल्का फुल्का है। मीगर को मार्क कर सकते हैं और स्केर्स को मार्क करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये दोनों वर्ड्स ही कई बार पूछ चुका है। तो वर्ड्स कंप्लीट हुए, अब हम करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। और वैसे ही एग्जाम ओरिएंटेड ही है सारा कुछ, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आप देखना एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। फेस द ब्रंट ऑफ, सबसे अधिक कष्ट झेलना। टू रिसीव द वर्स्ट पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। भाई फेस द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ है, उसका जो बिल्कुल खतरनाक चीज़ हो सकती है, उसका जो अनप्लीजेंट परिणाम हो सकता है, दुखद चीज़ हो सकती है, कष्ट हो सकता है, उसको झेलना, उसको बोलते हैं फेस द ब्रंट ऑफ, किसी चीज़ के दुष्परिणाम झेलना। फार्मर्स फेस्ड द ब्रंट ऑफ ड्राउट। ड्राउट यानी कि सूखा पड़ा। सूखा जब पड़ता है तो आप सपोज करो सूखे का शहर पर कोई खास असर होगा, कोई खास असर नहीं होगा, बस इतना हो जाएगा कि चीज़ें थोड़ी बहुत महंगी हो जाएंगी। लेकिन फार्मर्स जिनकी पूरी इकोनॉमी ही इस चीज़ पर बेस्ड है, उनकी खेती पर, अगर उनकी फसलें ही, भाई ड्राउट, सूखा पड़ गया, बारिश हो नहीं रही है, सूखा हो गया तो ज़मीन में कुछ उनकी फसल नहीं उपजी, किसी भी फसल को वो नहीं उगा पाए, तो फिर क्या हुआ, उनको तो भाई इकोनॉमी का लॉस हो जाएगा। तो उन्होंने क्या फेस करा है, फेस द ब्रंट ऑफ, मतलब ड्राउट के दुष्परिणाम झेले हैं फार्मर्स ने। समझ में आ गया। चलिए अगला देखिए, टेक हार्ट। हिम्मत रखना और आशा बनाए रखने को बोलते हैं टेक हार्ट। टू फील एनकरेज्ड और ऑप्टिमिस्टिक, टेक हार्ट। ठीक है, टेक हार्ट, थिंग्स विल गेट बेटर सून। हिम्मत रखिएगा, चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। वर्कड लाइक ए प्लान। वर्क लाइक ए प्लान का मतलब होता है कि भाई योजना के अनुसार सफल होना। टू हैपन एग्जैक्टली एज इंटेंडेड, भाई आपने जिस तरीके से सोचा था उस तरीके से योजना के अनुसार सफल हो गए आप। वर्कड लाइक ए प्लान। द रेस्क्यू मिशन वर्क लाइक ए प्लान। रेस्क्यू मिशन चलाया उन्होंने और वो कैसा काम हुआ, वो सफलतापूर्वक उसको कंप्लीट किया गया। तो जैसा सोचा था वैसा ही हो गया, वर्क लाइक ए प्लान। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एग्जाम में भाई कितनी बार पूछा है ये वाला इडियम, कितनी बार पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक घटने वाली अप्रत्याशित घटना। अ सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, भाई आपको लग रहा था कि भाई कोई चीज़ ब्लू चीज़ है, ठीक है, आप उसको बहुत इजीली देख रहे थे, कोई चीज़ ब्लू है, लेकिन ऐसे मान लो ना, ब्लू आपका कोई पानी था, ब्लू से मतलब मान लो पानी, आपने पानी में हाथ घुमा रखा है, लेकिन वहाँ पर एक बोल्ट निकला और आपके हाथ में लग गया। तो मतलब क्या, अचानक से घटने वाली अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, आपको चोट लग गई। तो कोई चीज़ अगर अचानक से आ जाती है, कोई परेशानी, कोई समस्या, उसको बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। हिज रेजिग्नेशन वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, उसका जो रेजिग्नेशन था वो क्या था, अचानक से होने वाली एक घटना थी। फ्रेजल वर्ब्स करते हैं, बैक अवे, पीछे हटना, डर या असहमति से। टू मूव बैकवर्ड फ्रॉम फियर और डिसलाइक, आप डर से पीछे हट गए, उसको बोलते हैं बैक अवे। शी बैक्ड अवे फ्रॉम द अग्रेसिव डॉग, कोई एग्रेसिव डॉग था, वो भौंकने लग गया होगा उसके ऊपर, तो उसने क्या करा, बैक अवे, मतलब क्या, पीछे हट गई है वो, और क्या, डर से ही तो हटी है वो फिर, तो डर से पीछे हट जाने को बोलते हैं बैक अवे करना। बैक डाउन, झुक जाना, हार मान लेना। टू विड्रॉ अ क्लेम और कंसीड डिफीट, एक क्लेम को विड्रॉ कर देना। आप कोई क्लेम, कोई दावा ठोक रहे थे, आपने उसको वापस ले लिया कि भाई ठीक है अब आप दावा नहीं कर रहे, तो मतलब आप झुक गए हो, हार मान ली है। कंसीड करना यानी कि मान जाना ही, डिफीट यानी कि हार को, डिफीट होती है हार, और कंसीड करने का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना। कंसीड का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट कर लेना, हार जाना, मान लेना हार को। ही रिफ्यूज्ड टू बैक डाउन ड्यूरिंग द डिबेट, डिबेट के दौरान उसने क्या कर दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया बैक डाउन करने से, हार मान लेने से। बैक ऑफ का मतलब होता है दूर हटना या फिर इंटरफेयर करना, बंद कर देना। टू स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व इन ए सिचुएशन, किसी एक सिचुएशन में इन्वॉल्व होना ही बंद कर दिया, उसको बोलते हैं बैक ऑफ। द पुलिस टोल्ड द क्राउड टू बैक ऑफ, पुलिस ने क्राउड को क्या बोला है कि भाई बैक ऑफ करो, मतलब क्या, किसी भी एक सिचुएशन है, कोई एक इंसिडेंट हुआ होगा, एक्सीडेंट हुआ होगा, उसमें पुलिस ने, क्राउड होती है भीड़, भीड़ को बोला है कि भाई बैक ऑफ करो, आप यहाँ से अपना इन्वॉल्वमेंट हटाओ, इंटरफेयर मत करो। बैकअप, ये तो सिंपल है, समर्थन करने को बोलते हैं बैकअप करना या फिर बैकअप बनाना। सपोर्ट समवन और मेक ए कॉपी ऑफ डाटा, एक डाटा की भी कॉपी बनाना, कहते हैं ना बैकअप डाटा, मतलब क्या, उसकी एक कॉपी बना लेना। आई विल बैकअप योर प्रपोजल इन द मीटिंग, तो मैं क्या करूँगा, आपका बैकअप करूँगा, मतलब क्या, सपोर्ट करूँगा, मैं आपका सपोर्ट करूँगा आपके प्रपोजल का मीटिंग के अंदर, मीटिंग के दौरान। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस देखिए, पहला है यर्निंग, नाउन होता है लालसा या तीव्र इच्छा को बोलते हैं यर्निंग। अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, भाई होता है ना, किसी चीज़ के लिए मान लो कोई बहुत अच्छी आपकी स्ट्रॉन्ग लाइक्स बन रहे हैं कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए, तो वो क्या, लालसा है, यर्निंग है।
ही हैड अ यर्निंग फॉर एडवेंचर, एडवेंचर के लिए उसकी क्या है, यर्निंग है। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ट्रैवलिंग की उनकी बहुत ज़्यादा यर्निंग होती है, मतलब क्या, उनको मन करता है कि बस वो घूमते ही रहे। तो यर्निंग क्या है, लालसा, तीव्र इच्छा, स्ट्रॉन्ग डिजायर। अगला है एटिकेट, नाउन होता है, शिष्टाचार को बोलते हैं एटिकेट। द कस्टमरी कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, भाई सोसाइटी के अंदर आपका जो पोलाइट बिहेवियर है, आप अच्छे तरीके से बिहेव करते हो, कस्टमरी कोड है एक, ठीक है, एक वे इस तरीके से बिहेव करना होता है सोसाइटी के अंदर, उसी को बोलते हैं एटिकेट, आपके शिष्टाचार, आपके मैनर्स। गुड एटिकेट इज एसेंशियल इन प्रोफेशनल लाइफ, और एग्जाम में कई बार पूछा इस वर्ड को, इसको अच्छे से देख लेना। एटिकेट का मतलब होता है भाई शिष्टाचार, आपके बिहेवियर। गुड एटिकेट जो अच्छा बिहेवियर है इज एसेंशियल इन प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अबोलिश का मतलब होता है, ये वर्ब होती है, उसका मतलब होता है समाप्त करना या फिर रद्द कर देना। भाई अबोलिश का मतलब क्या होता है, कैंसिल कर देना, कोई चीज़ समाप्त कर देना। टू फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, या फिर एक प्रैक्टिस, किसी एक सिस्टम को, किसी एक प्रैक्टिस को एंड कर देना, खत्म कर देना, उसका मतलब होता है अबोलिश करना। द कंट्री डिसाइडेड टू अबोलिश द डेथ पेनल्टी, देश ने क्या डिसाइड करा है, अबोलिश करने का, खत्म करने का, डेथ पेनल्टी को, मृत्यु दंड को। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर कितना ही बड़ा क्राइम हो जाए वहाँ पर डेथ पेनल्टी नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं अबोलिश करना, खत्म करना। पॉलीएंड्री नाउन होता है, देखो इसमें क्या, पोली, पोली का मतलब होता है मैनी, पोली रूट वर्ड है, उसका मतलब होता है मैनी, और एंड्री का मतलब होता है मेल। तो किसी स्त्री के अनेक पतियों से भी हो, भाई कोई स्त्री बहुत सारे मेल से अगर रिलेशन रखती है तो उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। अ सिस्टम इन विच वन वुमन हैज़ मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, और ये रिलेशन रखने का मतलब मैरिज से है, ठीक है, यहाँ पर मतलब मैरिज से है। एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर एक महिला के कई पति होते हैं, होता है भाई। इसमें कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं, कुछ आदिवासी सोसाइटी हैं, कुछ जहाँ पर एक महिला के कई सारे पति होते हैं। सुनने में अजीब लगेगा कि भाई एक महिला के कई पति, नहीं सुना होगा आपने, एक पति की कई सारी महिलाएं हो सकती हैं, पत्नियां हो सकती हैं, ये आपने सुना होगा, वो हमारे सोसाइटी में प्रचलित है। बट कुछ जो वैसे लोग होते हैं, आदिवासी टाइप के लोग तो होते हैं, वहाँ पर एक स्त्री के कई सारे पति भी होते हैं। पॉलीएंड्री इज रेयर बट स्टिल प्रैक्टिस्ड इन सम कम्युनिटीज, पॉलीएंड्री क्या, रेयर है, बहुत कम है, लेकिन स्टिल अभी भी प्रैक्टिस करी जाती है कुछ कम्युनिटीज़ में। तो पॉलीएंड्री का समझ में आ गया, मैनी, मेल जिनके पति हैं उनको बोलते हैं पॉलीएंड्री। नेक्स्ट, अच्छा वर्ड्स वगैरह वो क्या, आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब हम कवर करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, सेकंड पोर्शन है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रामर भी साथ के साथ मैं बताता हुआ चलूंगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं इसको। मेंडिंग टाइज, मेंड का मतलब होता है सुधार, शुरू में पढ़ा दिया है वर्ड। तो मेंडिंग टाइज, रिश्तों को सुधार। ऑन स्टेट विजिट ऑफ फिलीपींस प्रेसिडेंट टू इंडिया, स्टेट विजिट मतलब देश का विजिट है, कौन कर रहा है, फिलीपींस के प्रेसिडेंट, और कहाँ कर रहे हैं, इंडिया में। तो इंडिया में फिलीपींस के प्रेसिडेंट आए हैं और वो कर रहे हैं विजिट हमारे स्टेट यानी हमारे देश को, उसी के ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा, अच्छे से धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेंगे इसको। इंडिया एंड द फिलीपींस आर शोइंग इंटेंट इन इम्प्रूविंग रिलेशन। अच्छा आप इसको प्रोनाउन कैसे करते हो, कहीं आप तो इसको ऐसे नहीं बोलते फिलिपीनिस, फिलिपीनिस नहीं है भाई, फिलिपींस है, ओके। इंडिया एंड द फिलीपींस आर शोइंग इंटेंट इन इम्प्रूविंग रिलेशंस, इंडिया और फिलीपींस क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, आर शोइंग इंटेंट मंशा दिखा रहे हैं, अपने इरादे दिखा रहे हैं, इन इम्प्रूविंग रिलेशंस अपने रिलेशंस को सुधारने में। द स्टेट विजिट ऑफ फिलीपींस प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर टू इंडिया that ends on Friday, August 8, 2025, and his meetings with Prime Minister Narendra Modi provided a hard power edge to the two countries, with historical, cultural ties between them by signing a strategic partnership agreement. स्टेट विजिट है, देश में विजिट कर रहे हैं फिलीपींस के प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। ये जो जूनियर आता है ना, जूनियर का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं उसके फादर का नाम भी मार्कोस रहा होगा, वो सीनियर मतलब वो बड़े हैं। अब ये जो बच्चा है जो उसको जूनियर कर दिया, बच्चा भी बड़ा हो गया, प्रेसिडेंट बन गया, लेकिन ये जूनियर जब इसका बचपन में नाम था इसीलिए इस लॉजिक के साथ रखा जाता है जूनियर नाम के पीछे। टू इंडिया, इंडिया में उसका विजिट हो रहा है, दैट एंड्स ऑन फ्राइडे, और फ्राइडे को वो खत्म हुआ, समाप्त हुई वो विजिट अगस्त 8, 2025 को। एंड हिज मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रोवाइडेड अ हार्ड पावर एज टू द टू कंट्रीज, दोनों देशों को एक अच्छा बढ़त मिली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ जब उन्होंने मीटिंग की। विद हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज बिटवीन देम, काफ़ी अच्छा हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज, सांस्कृतिक टाइज वहाँ पर देखने को मिला। बाय साइनिंग अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और वहाँ पर एक एग्रीमेंट को साइन किया गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एंड्स आया है मतलब सिंपल प्रेजेंट है, वर्ब है ये,
इसका सब्जेक्ट बताइए। एंड्स इसका सब्जेक्ट है भाई साहब, एक वर्ड में अगर मैं बताऊं विजिट, ये इसका सब्जेक्ट है कि विजिट ने क्या करा है, एंड्स हुई है फ्राइडे को। समझ में आ गया। तो ये पूरी आगे इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई कि भाई स्टेट विजिट थी किस चीज़ की, फिलीपीन प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर की इंडिया में थी। दैट एंड, तो ये सब्जेक्ट का डायरेक्ट यहाँ पर वर्ब हो जाएगा एंड्स। ओके नेक्स्ट, ऑन हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया सिंस टेकिंग ऑफिस इन 2022, Mr. Marcos has taken a strong position against Chinese incursions in the West Philippines Sea and has been keen to engage India more closely. On his first visit, पहली विजिट थी इंडिया में सिंस टेकिंग ऑफिस 2022, 2022 में ये वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। उसके बाद ऑफिस में आने के बाद, मतलब पावर में आने के बाद, उनकी पहली विजिट थी इंडिया में। मिस्टर मार्कोस जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम हैज़ टेकन, प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस है, हैज़ टेकन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन अगेंस्ट चाइनीज इनकर्जन इन द वेस्ट फिलीपीन सी। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है, कड़ा रुख अपनाया है चाइनीज इनकर्जन, जो चाइना ने कब्जा कर रखा है वेस्ट फिलीपीन सी में, उसके खिलाफ। एंड हैज़ बीन कीन टू एंगेज विद इंडिया मोर क्लोजली, और इंडिया के साथ में कीन टू, इसके कीन के साथ में एक फिक्स प्रिपरेशन टू रहता है, इसका मतलब होता है उत्सुक है। तो वो काफ़ी उत्सुक दिखते हैं इंडिया के साथ एंगेज होने में, मोर क्लोजली, और करीब आने में, और अच्छे से रिश्तों को सुधारने में। Coinciding with his visit, the Indian Navy held its first joint maritime exercises with the Philippine Navy in the South China Sea area. Coinciding with this visit, इस विजिट के इत्तेफाक में, coinciding का मतलब है इत्तेफाक में, क्या हुआ है कि भाई इंडियन नेवी ने ना हेल्ड, उसने रखी है, करी है, क्या करी है, अपनी पहली जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज। मैरीटाइम एक्सरसाइज कौन सी होती है, जो समुद्र में एक्सरसाइज हो रही होती है, जो हमारी नेवी कर रही होती है। विद द फिलीपींस नेवी, फिलीपीन नेवी के साथ हमारी नेवी ने, इंडियन नेवी ने मैरीटाइम एक्सरसाइज करी समुद्र के अंदर। कहाँ पर करी, इन साउथ चाइना सी एरिया, साउथ चाइना सी का जो एरिया है समुद्र का, वहाँ पर हमने इनके साथ में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी, जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज। द ड्रिल्स वर क्रिटिसाइज बाय चाइना, और ये जो ड्रिल्स हुई है, जो प्रैक्टिस हुई, एक्सरसाइज हुई नेवी के द्वारा, तो फिर चाइना ने उसको करा है क्रिटिसाइज, मतलब उसकी आलोचना करी है। एक्सरसाइज क्या होता है, एक नाउन होता है एक्सरसाइज, ठीक है, एक चीज़ है एक्सरसाइज, नाउन। नाउन की इस एक्सरसाइज की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है मैरीटाइम की, भाई एक्सरसाइज कैसी है, मैरीटाइम, तो मैरीटाइम क्या हो गया, एडजेक्टिव। द ड्रिल्स, अच्छा, इसने, चाइना ने इसको करा है क्रिटिसाइज। इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली सपोर्टेड द 2016 ऑन UNCLOS ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेशन अवार्ड इन फेवर ऑफ द फिलीपींस, कॉलिंग ऑन चाइना टू रेस्पेक्ट द मल्टीलेटरल ऑर्डर इन द इंडो पैसिफिक, एंड मिस्टर मार्कोस अप्रिशिएटेड दिस। इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली सपोर्टेड, इंडिया ने सपोर्ट करा है कंसिस्टेंटली, सपोर्ट वर्ब है, और वर्ब सपोर्ट किस तरीके से करा है उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमको कंसिस्टेंटली, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। भाई वर्ब की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन देगा, एडवर्ब देगा। तो इंडिया ने सपोर्ट करा है कैसे, कंसिस्टेंटली, लगातार, तो एडवर्ब हो गया। किस चीज़ को करा है, 2016 UNCLOS ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेशन अवार्ड को। अवार्ड क्या है, एक नाउन है, और नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है कौन, एडजेक्टिव। तो अवार्ड कैसा है, ये है 2016 UNCLOS ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेशन, ये पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव की फ्रेज बन जाती है, ठीक है, ये पूरी की पूरी चारों वर्ड्स बन जाते हैं एडजेक्टिव। इन फेयर ऑफ द फिलीपींस, फिलीपींस के फेवर में इंडिया ने कंसिस्टेंटली सपोर्ट करा है अवार्ड को। कॉलिंग ऑन चाइना टू रेस्पेक्ट द मल्टीलेटरल ऑर्डर इन द इंडो पैसिफिक, एंड मिस्टर मार्कोस अप्रिशिएटेड, चाइना से कहा कि भाई रेस्पेक्ट करो इस मल्टीलेटरल ऑर्डर की इंडो पैसिफिक के एरिया में, और मिस्टर मार्कोस ने क्या करा, इस चीज़ को हमारी सपोर्ट करा है। मोर ओवर, वाइल इंडिया हैज़ साइंड डजन्स ऑफ सच पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स वर्ल्ड वाइड फॉर द फिलीपींस, इंडिया इज ओनली इट्स 5th स्ट्रेटेजिक पार्टनर आफ्टर जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया। मोर ओवर, इसके बाद क्या है कि भाई देखो, वाइल इंडिया हैज़ साइंड डजन्स ऑफ सच पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स वर्ल्ड वाइड, भारत काफ़ी बड़ा देश है, बहुत सारे हमारे विजिट्स रहते हैं दूसरे देशों के साथ, बहुत सारे टाइज चलते हैं, तो एक तरफ इंडिया ने तो बहुत सारे साइन कर रखे हैं, डजन्स मतलब दर्जनों हमने साइन कर रखे हैं ऐसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में। तो हमारे बहुत सारे एग्रीमेंट दूसरे देशों के साथ सेम ऐसे एग्रीमेंट्स हमारे हो रखे हैं। बट फॉर द फिलीपींस, लेकिन फिलीपींस के लिए इंडिया केवल 5th स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया के साथ ही अभी तक फिलीपींस ने अपने ऐसे एग्रीमेंट किए थे। 5वां देश बना है इंडिया, जिसके साथ पार्टनरशिप अच्छी खासी फिलीपींस करना चाह रहा है। द फिलीपींस इज ऑल्सो द फर्स्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर द ब्रह्मोस मिसाइल, एंड मिस्टर मार्कोस is understood to have expressed interest in buying
मोर इंडियन मिलिट्री हार्डवेयर। जो फिलीपींस है, पहला फर्स्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है ब्रह्मोस मिसाइल का। हमने पहली बार अगर अपनी एक्सपोर्ट करी है अपनी ब्रह्मोस मिसाइल तो किसको करी है? फिलीपींस को। एंड मार्कोस इज अंडर्स्टूड टू हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन बाइंग मोर। और मार्कोस जो है, प्रेसिडेंट मार्कोस, ये लगता है कि भाई ये और ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं हमारे इंडियन मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने में, हमारे और ये मिसाइल्स वगैरह और हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको खरीदने में ये इंटरेस्टेड दिखते हैं। द टू साइड्स signed agreements to enhance strategic cooperation, including an exchange of terms of reference for all three services and the Coast Guard। दोनों साइड ने एग्रीमेंट जो साइन किया टू एनहांस स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। और किस लिए करा? टू एनहांस करने के लिए स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को। और क्या चीज़ उसमें शामिल है? इंक्लूडिंग एन एक्सचेंज ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर ऑल थ्री सर्विसेज एंड द कोस्ट गार्ड। तीन सर्विसेज और कोस्ट गार्ड के रेफरेंस में सारी चीज़ों को साझा करने के लिए इन्होंने एग्रीमेंट को साइन किया। एनहांस का मतलब क्या होता है भाई? टू एनहांस। अच्छा, टू के साथ V1 ही आता है। एनहांस का मतलब होता है चीज़ों को अच्छा करना। दे ऑल्सो अग्रीड आया है तो मतलब सिंपल पास्ट है, सेकेंड फॉर्म आई है। दे ऑल्सो अग्रीड टू फ्री अप वीज़ास एंड बिगिन डायरेक्ट फ्लाइट्स। और उन्होंने क्या अग्री करा है कि वो वीज़ा फ्री रखेंगे। भाई बिना वीज़ा के हम अब फिलीपींस में जा सकते हैं, फिलीपींस के लोग बिना वीज़ा के भारत आ सकते हैं। और बिगिन और शुरू करेंगे डायरेक्ट फ्लाइट्स इंडिया से सीधा फिलीपींस। देयर इज नो सब्सटेंशियल बायलैटरल ट्रेड एट प्रेजेंट। अभी कोई ऐसा बायलैटरल ट्रेड तो नहीं हुआ। $3.3 बिलियन का 2024-25 में हुआ था एक बायलैटरल ट्रेड। बट इन्वेस्टमेंट्स आर ग्रोइंग एज टेक्नोलॉजी एंड फार्मा कंपनीज हैव टाइड अप इन मैनी एरियाज। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स आर ग्रोइंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, आर के साथ में ING फॉर्म आई है वर्ब की। तो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी में और फार्मा कंपनीज में आपस में टाई अप हुआ है बहुत सारे एरियाज में। तो फिर इन्वेस्टमेंट तो बढ़ ही रहे हैं लगातार हमारे फिलीपींस के साथ में। द मार्कोस मोदी मीटिंग्स सेंट आउट अ मोर कॉम्प्रहेंसिव मैसेज फॉर इंडिया टाइज विद साउथ ईस्ट एशिया। मार्कोस मोदी की जो मीटिंग्स हुई, सेंट आउट अ मोर कॉम्प्रहेंसिव मैसेज, एक संदेश उसने भेजा फॉर इंडिया टाइज विद साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया के, भारत के जो साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ जो हमारे संबंध हैं उनके बारे में एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव मैसेज इस मीटिंग ने भेजा है। मैसेज एक नाउन होता है और मैसेज की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कॉम्प्रहेंसिव, तो ये होता है एक एडजेक्टिव। द फिलीपींस इज द इनकमिंग चेयर फॉर एशियान इन 2026 एंड द कोऑर्डिनेटर फॉर द एशियान इंडिया कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। फिलीपींस क्या है? इनकमिंग चेयर है एशियान का। एशियान ग्रुप है, उसकी मीटिंग्स होंगी तो वहाँ पर वो चेयर करेगा, वहाँ पर वो वहाँ का चेयरमैन रहेगा। 2026 में होने वाली है ये मीटिंग, 2026 में होगी। और कोऑर्डिनेटर है एशियान इंडिया कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, तो वहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर बना हुआ है ये। और एशियान की जो मीटिंग्स होगी वहाँ पर ये चेयर करेगा, वहाँ पर ये चेयरमैन रहेगा। देखो यहाँ पर कॉम्प्रहेंसिव मैसेज वाला हो गया था। अब देखो आपको सब जगह मिल जाएगा ये एडजेक्टिव देखने को। चेयर एक नाउन होता है और चेयर करेगा कौन? इनकमिंग चेयर। तो कैसी चेयर है? इनकमिंग, तो मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है भाई। उसके अलावा पार्टनरशिप एक नाउन होता है। पार्टनरशिप क्या होता है भाई? आपस में दो लोग एक ट्रेड कर रहे हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कैसी है? स्ट्रेटेजिक है। और स्ट्रेटेजी भी कितनी कॉम्प्रहेंसिव, एशियान इंडिया कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजी। ये सब क्या है? इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। द इन्विटेशन टू मिस्टर मार्कोस वॉज ऑल्सो अ वे ऑफ ईजिंग रिलेशंस that have been riled by Commerce Minister Piyush Goyal's unnecessary abrasive remarks in June, where he called many Asian countries the P team of China and mocked the 2009 ASEAN India Trade in Goods Agreement AITIGA। इन्विटेशन टू मार्कोस को जो इन्विटेशन दिया गया वॉज ऑल्सो अ वे ऑफ ईजिंग रिलेशन। ये एक तरीका था रिलेशंस को, संबंधों को ईज करने का, आसान करने का, अच्छा करने का, सुधारने का। दैट हैव बीन राइल्ड बाय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल्स अननेसेसरी अब्रेसिव रिमार्क्स। जो राइल्ड हो गए थे, खराब हो गए थे, किसके द्वारा? कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के अननेसेसरी रिमार्क्स आए थे, कमेंट्स आए थे, अब्रेसिव यानी कि भद्दे कमेंट्स आए थे। किस चीज़ में? जून में। किस चीज़ के ऊपर आया था? वेयर ही कोल्ड मैनी एशियन कंट्रीज, जिसमें उन्होंने बहुत सारे एशियन कंट्रीज को क्या बोल दिया था? चाइना की बी टीम बता दिया था। पीयूष गोयल जी ने चाइना की बी टीम बता दिया था एशियन कंट्रीज को, तो उससे चीज़ें थोड़ा सा ख़राब हो गई थी। एंड मॉक्ड द 2009 एशियन इंडिया ट्रेड, और उन्होंने मॉक कर दिया था 2009 के एशियन इंडिया ट्रेड को इन गुड्स एग्रीमेंट AITIGA में, तो जिसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। द गवर्नमेंट हैज़ सिंस, और तो फिर अब जो ये इनको इन्विटेशन दिया गया उससे कहीं ना कहीं चीज़ों में सुधार आया है।
तो उस तरीके से करी गई हैं चीज़ें। The government has since moved to fast track talks to revise the AITIGA with talks in Delhi next week. गवर्नमेंट ने मूव करा है, एक फास्ट ट्रैक टॉक्स होंगी, एक बहुत तेज़ी से मीटिंग्स होंगी, बातचीत होंगी, टू रिवाइज द AITIGA। ये जो अग्रीमेंट हुआ था इसको रिवाइज करा जाएगा विद टॉक्स इन दिल्ली नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते दिल्ली में ही मीटिंग्स होनी है। 2 के साथ V1 आया है, यानी कि 2 के साथ V1 आया है, मतलब ये फिक्स वो रहता है फॉर्मेट 2 + V1। ठीक है जी। India and the Philippines have separately discussed launching talks for a preferential trade agreement (PTA), indicating India's intention to keep negotiating for a more liberalized trade regime globally, even as it faces the brunt of the US tariffs and penalties. India and the Philippines have separately discussed, उन्होंने सेपरेटली डिस्कस करा है लॉन्चिंग टॉक्स, बातचीत करने का, एक प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA करेंगे, इंडिकेटिंग इंडियाज इंटेंशन टू कीप निगोशिएटिंग। और ये इंटेंशन इसमें दिखेगी इंडिया की कि भाई हम निगोशिएट करना चाहते हैं एक मोर लिबरलाइज ट्रेड रिजीम, और अच्छी और साफ सुथरी एक ट्रेड रिजीम हम देखना चाहते हैं ग्लोबली, इवन एज इट फेसेस द ब्रंट ऑफ US टैरिफ एंड पेनल्टी। चाहे हम US के टैरिफ्स और पेनल्टीज को झेलना पड़े, लेकिन हम आपस में एक अच्छी लिबरलाइज ट्रेड रिजीम को इस्टेब्लिश करेंगे। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA एग्रीमेंट होता है एक नाउन, इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी ट्रेड और प्रोफेशनल ने कि भाई एग्रीमेंट कैसा है, ट्रेड एग्रीमेंट है, और ट्रेड भी कैसी, प्रेफरेंशियल ट्रेड। ओके, प्रेफरेंशियल ट्रेड, तो प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट है, ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी ट्रेड ने और प्रेफरेंशियल ने, तो ये दोनों हो जाते हैं इसके एडजेक्टिव। इंडिया और फिलीपींस ने डिसाइड करा है किस चीज़ का, डिस्कस करने का। डिस्कस क्या है, एक वर्ब है अपने आप में, और वर्ब की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन देता है, एडवर्ब देता है। तो सेपरेटली क्या हो गया यहाँ पर, एडवर्ब, कि भाई डिस्कस कैसे करेंगे, सेपरेटली, अलग तरीके से, तो ये एडवर्ब हो जाता है यहाँ पर। द विजिट इज़ अ रिमाइंडर, ये जो विजिट है फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मार्कोस, इनकी जो ये विजिट है, इज़ अ रिमाइंडर दैट इंडियाज इंटरेस्ट इन पीस एंड सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द क्वाड ग्रुपिंग, एंड दैट इट इज़ माइंडफुल ऑफ स्टैंडिंग टाइज विद ऑल द कंट्रीज इन द रीजन, especially as it assesses the current geopolitical turbulence with bigger global powers। कह रहे कि ये जो विजिट है ना, एक रिमाइंडर है इंडिया के इंटरेस्ट का, किसमें, पीस में और सिक्योरिटी, शांति में और सिक्योरिटी में, सुरक्षा में। कहाँ पर, इंडिया इंडो पैसिफिक एरिया में, इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू क्वाड ग्रुपिंग, तो हम केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है क्वाड ग्रुपिंग तक, एंड दैट इट इज़ माइंडफुल ऑफ स्टैंडिंग टाइज विद ऑल द कंट्रीज इन द रीजन, और हम माइंडफुल हैं, काफ़ी जागरूक हैं, माइंडफुल मतलब जागरूक हैं हम काफ़ी, अपने संबंधों को स्ट्रेंथन करने के लिए कंट्रीज इन द रीजन, और सारे देशों में, पूरे क्षेत्र के अंदर, और स्पेशली, और कब, एज इट एसेज द करंट जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस, क्योंकि हम क्या करते हैं, फर्ज करते हैं सुधार करने का, जो जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस चल रहे हैं उनको सुधार करने का, विद बिगर ग्लोबल पावर्स, और बड़े ग्लोबल पावर्स के साथ मिलकर हम जो जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस चल रही है दुनिया में उसको सही करने का, वहाँ पर शांति स्थापित करने का, सुरक्षा को बरकरार करने का हम करते हैं, ऐसे हम एफर्ट्स करते हैं। कंप्लीट हुआ, बढ़िया एडिटोरियल था, मस्त था, अच्छा खासा डिफिकल्ट था, और एक जियोपॉलिटिकल आपको एक पिक्चर सामने आई कि भाई चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, और फिलीपींस के साथ हमारे संबंध अब धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं। कॉम्प्रहेंशन MCQs करते हैं। व्हाट वाज द प्राइमरी आउटकम ऑफ प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर्स विजिट टू इंडिया। प्राइमरी आउटकम क्या सामने आया प्रेसिडेंट मार्कोस का, जो उन्होंने इंडिया को विजिट किया है, तो इनका जो प्राइमरी आउटकम, जो आउटपुट निकल के आया इस विजिट का, वो बताना है कि भाई क्या आया। साइनिंग ऑफ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक साइन हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साइनिंग ऑफ ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू ज्वाइन द क्वाड विड्रॉवल फ्रॉम द ब्रह्मोस मिसाइल। देखो ब्रह्मोस मिसाइल की डील तो हो रही है, एग्रीमेंट टू ज्वाइन क्वाड में तो ज्वाइन छोड़ दीजिए, कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं करा गया। एग्रीमेंट साइन करा गया है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है कि हम स्ट्रेटेजिक तरीके से पार्टनरशिप करेंगे। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ, हुआ है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, वाई इज द फिलीपींस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया नोटेबल। फिलीपींस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया के साथ, वो नोटेबल क्यों है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। इट इज़ द फिलीपींस फर्स्ट पार्टनरशिप विद एनी एशियन, नहीं ये पहली नहीं है। पार्टनरशिप तो करी है लेकिन किसी भी एशियन कंट्री के साथ पहली नहीं है। इट मेक्स इंडिया द 5th स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द, हाँ 5 है ना, 4 हमसे पहले हैं, तो 5वां हम 5th बने हैं ना।
बताया था ना, इंडिया ने तो बहुत सारी ऐसे एग्रीमेंट कर रखे हैं दर्जनों देशों के साथ, लेकिन फिलीपींस का 5वां है ये केवल एग्रीमेंट, तो बी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। विच इंसिडेंट हैड रिसेंटली स्ट्रेन्ड इंडिया फिलीपींस टाइज बिफोर दिस विजिट? किस सिचुएशन ने स्ट्रेन कर दिया था, खराब कर दिया था फिलीपींस के साथ इंडिया के संबंधों को, टाइज को, बिफोर दिस विजिट, इस विजिट से पहले? सस्पेंशन ऑफ नेवल डील्स की वजह से हमारे रिश्ते खराब हुए थे? नहीं हुए थे। एक रिमार्क दिया गया था इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर, हाँ, एशियान कंट्रीज़ के बारे में हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने दिया था एक रिमार्क, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो गई थी। इन्होंने बी टीम बताया था ना, बी टीम बताया था चाइना की। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो बी टीम बताया था, बी ही हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ग्रामर एमसीक्यूज करते हैं। एरर डिटेक्शन है, जहाँ पर एरर मिलेगी वहीं उसको स्पॉट करेंगे और आंसर अपना देख लेंगे। इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली सपोर्टेड, इंडिया सिंगुलर है, हैज़ कंसिस्टेंटली सपोर्टेड था 2016 UNCLOS ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेशन अवार्ड इन फेवर ऑफ द फिलीपींस, यहाँ तक ठीक है। कॉलिंग ऑन चाइना टू रिस्पेक्ट द मल्टीलेटरल ऑर्डर इन द इंडो पैसिफिक एंड मिस्टर मार्कोस अप्रिशिएट दिस, एरर कहाँ है? इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली सपोर्टेड द 2016 UNCLOS ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेशन अवार्ड इन फेवर ऑफ द फिलीपींस, कॉलिंग ऑन चाइना टू रिस्पेक्ट द मल्टीलेटरल ऑर्डर, यहाँ तक तो ठीक है यार, एरर कहाँ? इन द इंडो पैसिफिक एंड मिस्टर मार्कोस, ये रहा। मिस्टर मार्कोस के बाद अप्रिशिएट, मिस्टर मार्कोस सिंगुलर है, इसके लिए अप्रिशिएट नहीं, अप्रिशिएट्स आएगा। नो एरर तो है नहीं इसमें। मिस्टर मार्कोस अप्रिशिएट्स दिस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भाई दिख गया ना आपको, मिस्टर मार्कोस अप्रिशिएट दिया, अगर पास्ट में बनाते तो अप्रिशिएटेड होता, और अगर प्रेजेंट में बना रहे हो तो फिर मार्कोस तो सिंगुलर है, तो उसके लिए फिर यहाँ पर एस लगाओगे, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, मिस्टर मार्कोस अप्रिशिएट दिस, ये हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। Fill in the blank. The invitation to Mr. Marcos was a way of dash relations strained by earlier remarks from India's Commerce Minister. Invitation जो मिस्टर मार्कोस को दिया गया was also way of what? आपने सुना होगा way of thinking, way of laughing, way of working. तो मतलब यहाँ पर way of के बाद में ing फॉर्म आता है, तो फिर मेंडिंग हो जाएगा। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, टू के साथ में मेंडिंग तो आता ही नहीं है, टू के साथ में तो V1 आता है, ठीक है, तो ये तो वैसे ही कट जाएंगे। हैविंग मेंडेड नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। वे ऑफ के साथ में ing फॉर्म लगेगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन तो नहीं है, बेसिकली एक फिल इन द ब्लैंक का ही क्वेश्चन है। इंडिया एंड द फिलीपींस हैव सेपरेटली डिस्कस्ड लॉन्चिंग टॉक्स फॉर अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट डैश इंडियाज इंटेंशन टू कीप नेगोशिएटिंग फॉर अ लिबरलाइज्ड ट्रेड रिजीम। 4 ऑप्शन है, इंडिकेटिंग, इंडिकेटेड, विल इंडिकेट और इंडिकेट्स। इंडिया और फिलीपींस हैव सेपरेटली डिस्कस करा उन्होंने लॉन्चिंग टॉक्स फॉर ए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिकेटिंग, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, इंडिकेट करते हुए कि भाई इंडिया की जो इंटेंशन है टू कीप निगोशिएटिंग फॉर आ लिबरलाइज ट्रेड रिजीम, 6th का ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, क्लॉज टेस्ट करते हैं भाई, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, हाँ अभी ठीक है। पढ़िएगा, अभी क्लॉज टेस्ट करिएगा, और बढ़िया है क्लॉज टेस्ट है आज का, मॉडरेट लेवल है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी फंसा सकता है आपको। तो चलिए, इंडिया एंड द फिलीपींस रिसेंटली साइंड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ड्यूरिंग प्रेसिडेंट मार्कोस जूनियर्स विजिट। इंडिया और फिलीपींस ने रिसेंटली साइन कराया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ड्यूरिंग प्रेसिडेंट मार्कोस के जूनियर के विजिट के। दिस मूव, ये जो मूव आया, जो एग्रीमेंट हुआ अलॉन्ग साइड जॉइंट नेवल ड्रिल्स इन साउथ चाइना सी, यहाँ पर एक जॉइंट नेवल ड्रिल्स होगी, नेवी ने एक्सरसाइज करा, सिग्नल करता है यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट चाइनीज एक्टिविटीज़, ठीक है, चाइना के हम दोनों खिलाफ नजर आते हैं। द फिलीपींस इज द फर्स्ट बायर ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से पहला बायर है जिसने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है। एंड मोर डिफेंस परचेसेज आर बीइंग कंसीडर्ड, और ज़्यादा डिफेंस परचेज फिलीपींस करेगा ऐसा दिखता है। बायलैटरल ट्रेड रिमेन्स मॉडेस्ट, बायलैटरल ट्रेड मॉडेस्ट रहे हैं बोथ कंट्रीज एम्ड टू एक्सपेंड कोऑपरेशन, और वो कोऑपरेशन बढ़ाने के, आपस में सहयोग बढ़ाने के लिए वो कर रहे हैं। बायलैटरल ट्रेड रिमेन्स मॉडेस्ट, लेकिन एम कर रही हैं दोनों कंट्रीज एक्सपेंड करने का, कोऑपरेशन सहयोग बढ़ाने का। मतलब क्या, पॉजिटिव चल रहा है सारा कुछ, टोन जो चल रही है पूरे क्लोज टेस्ट की वो पॉजिटिव चल रही है, ठीक है, पॉजिटिव टोन चल रही है, सारी चीज़ें ठीक नजर आ रही हैं। द विजिट हेल्प, विजिट ने हेल्प करा डैश टेंशंस कॉज्ड बाय अर्लियर रिमार्क्स, तो पिछली जो टेंशन बढ़ गई थी पिछले रिमार्क्स से, उनको इस विजिट से हेल्प मिली, उनको बढ़ाने में हेल्प मिली। भाई चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं, सारी चीज़ें सुधार में है, संबंध सुधर रहे हैं, तो चीज़ें जो टेंशन थी वो एस्केलेट हो गई होगी, नहीं हुई होगी, प्रोवोक और भड़क गई होगी और नहीं भड़की होगी, वर्सन हो गया होगा, नहीं हुआ होगा, मैंड हुआ, सुधार हुआ। द विजिट हेल्प, विजिट ने हेल्प करा मैंड करने में, सुधार करने में टेंशन का, कॉज बाय अर्लियर रिमार्क, जो पहले पिछले कमेंट से
जो कोज हो गई थी, बन गई थी टेंशंस। एंड दे ऑल्सो एग्रीड टू, और वो एग्री करे किस चीज़ में, टू वॉट, वीज़ा प्रोसीजर्स। वीज़ा प्रोसीजर को टाइटन करा गया होगा, फ्री अप करा गया होगा, कॉम्प्लिकेट या डिले। वीज़ा प्रोसीजर को, भाई पॉजिटिव चल रही है ना चीज़ें, टोन पॉजिटिव आ रही है ना, तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, तो टाइटन कर दिया होगा वीज़ा प्रोसीजर को, नहीं करा होगा। कॉम्प्लिकेट कर दिया होगा, और ज़्यादा जटिल बना दिया होगा, नहीं। डिले कर दिया, नहीं। फ्री अप, वीज़ा फ्री कर दिया कि भाई एक दूसरे में बिना वीज़े के एक दूसरे देश में, भाई हम फिलीपींस बिना वीज़ा के जा सकते हैं और फिलीपीनियंस जो पीपल हैं वो हमारे देश में, इंडिया में बिना वीज़ा के आ सकते हैं। वाइल वर्किंग ऑन डैश डायरेक्ट फ्लाइट्स, और किस चीज़ में काम करते हुए, लॉन्च करना, कैंसिल करना, अवॉइड करना, रिजेक्ट। पॉजिटिव चल रहा है सब कुछ, तो कैंसिल थोड़ी ना करोगे डायरेक्ट फ्लाइट्स को, अवॉइड थोड़ी कर दोगे, रिजेक्ट थोड़ी कर दोगे, आप करोगे लॉन्च, लॉन्चिंग डायरेक्ट फ्लाइट्स। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। देखा कितनी जल्दी हमने कर लिया यार। जब ट्रिक्स लगाते हो और आप सेंस समझ पाते हो ना एक क्लोज टेस्ट का कि भाई ये क्या कह रहा है, उसकी टोन क्या है, फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं आपको इसको सोल्व करना। मेरे साथ लगातार चलते रहिए बेटा, और ये जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ इनको फॉलो करना और डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना, दो ही चीज़ें हैं आपको फुल मार्क्स सिक्योर कराएंगी क्लोज टेस्ट और PQRS में। चलिए भाई PQRS पढ़ते हैं। आज का डिफ़िकल्ट है काफ़ी, लेकिन करना तो है भाई इसको आराम से। डिफ़िकल्ट को आसान बनाना तो काम है हमारा, हम इसीलिए तो आपको डेली करवा रहे हैं इस चीज़ को कि भाई PQRS और क्लोज टेस्ट को आपको बिल्कुल चैंपियन बना देंगे इन दो चीज़ों में। चलिए करिएगा। द फिलीपींस इज द इनकमिंग एशियन चेयर इन 2026। द इन्विटेशन टू मिस्टर Marcos carried strategic and diplomatic weight. It is also the coordinator for the ASEAN-India Comprehensive Strategic Partnership. This makes the visit significant for India's regional engagement. सीक्वेंस देखना, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं समझाता हूँ। आप सीक्वेंस देखो, बात हो रही है भाई फिलीपींस। अच्छा, इसके ऑर्डर भी देख लेते हैं कौन कौन से। ये रहा Q, Q, P और R। बात हो रही है इट की। अगर बात हो रही है इट से तो इसका मतलब पहले कोई ना कोई बात करी गई होगी, तो इट से तो शुरुआत सेंटेंस की नहीं होगी। कुछ ना कुछ चाहिए, क्या, कुछ ना कुछ हमको सब्जेक्ट चाहिए किसी भी पैराग्राफ की, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए। तो आर ऑप्शन कहीं पर है तो काटेंगे, नहीं है, चल ठीक है। उसके अलावा अगर दिस से शुरुआत हो रही तो दिस मेक्स द विजिट, किस चीज़ ने बनाना है विजिट को सिग्निफिकेंट, तो ये तो हमें पता ही नहीं चला ना किस चीज़ ने सिग्निफिकेंट बना दिया विजिट को। कहीं ना कहीं इससे पहले कोई ना कोई बात करी जा चुकी है। एस ऑप्शन नहीं है। आज एग्जामिनर ने इसको अच्छे तरीके से सेट करा है कि भाई क्वेश्चन भी हमारे ऐसे दे दिए कि भाई आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। क्यू, क्यू, पी और पी, या तो क्यू आएगा या फिर पी आएगा। देखो पी ऑप्शन देखते हैं पहले और फिर क्यू देखेंगे। पी ऑप्शन देखिएगा, फिलीपींस। द फिलीपींस इज द इनकमिंग एशियन चेयर इन 2026, ये एक बात हो सकती है। दूसरा, द इन्विटेशन टू मिस्टर मार्कोस कैरीड स्ट्रेटेजी एंड डिप्लोमेटिक वेट, दूसरी बात हो गई। तो बात शुरुआत हम क्यू से करें या फिर पी से करें, पहले आप पी से करके देखिए। अगर आपने कह दिया कि फिलीपींस एशियन कंट्रीज़ में, जो एशियन का भी ग्रुप है उसमें जो चेयर करेगा, चेयरमैन वहाँ पर रहेगा 2026 में, एक बात। फिर दूसरी बात हुई कि भाई इन्विटेशन दिया हमने मार्कोस को, तो पी के बाद आएगा क्यू, तुरंत ये आ गया। और फिर इसके बाद आर, इट इज़ कोऑर्डिनेटर, ये कोऑर्डिनेटर है। और दिस मेक्स द विजिट सिग्निफिकेंट फॉर इंडियाज रीजनल एंगेजमेंट। एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि PQRS आप लगा दो, तो इसमें देखिएगा क्या दिक्कत है। भाई ठीक है, आपने कहा कि फिलीपींस चेयर करेगा 2026 में, फिर आपने कहा कि इनविटेशन दिया मार्कोस को, कैरिड वो करता है, एक स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक वेट रखता है, उसके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। इट इज़ ऑल्सो कोऑर्डिनेटर फॉर द, अब इसके बाद तुरंत से इट इज़ ऑल्सो, तो ये इट इज़ ऑल्सो किसके लिए आया फिलीपींस के लिए, तो इसको डायरेक्ट इसके बाद रखना ज़्यादा ठीक रहेगा, इन्विटेशन वाली बात बीच में नहीं घुसानी है। तो पी ऑप्शन के बाद PQRS नहीं होगा। पी के बाद क्या आर हो सकता है, पी फिलीपींस एक एशियन कंट्रीज़ को चेयर करेगा। पी के बाद अगर आप आर रखते हो, इट इज़ ऑल्सो द कोऑर्डिनेटर, ये बात ठीक लग सकती है, ठीक है। पी के बाद आर आ सकता है, उसके बाद एस आ सकता है, दिस मेक्स द विजिट सिग्निफिकेंट फॉर इंडियाज एंगेजमेंट। लेकिन विजिट कौन सी, मेक द विजिट, ये बात कहाँ से समझ में आई, लास्ट में इसने कोई ऑप्शन रख दिया, द इन्विटेशन टू मिस्टर मार्कोस कैरीड स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक वेट। ये बात सबसे लास्ट में जब आपने रखी तो ये बिल्कुल अलग बात हो गई, तो बिल्कुल अलग बात नहीं रखनी, हमको एक सीक्वेंस से चलना होता है। तो पी और आर वाले, ये PQRS और PRSQ दोनों ऑप्शन कट गए। अब हमको रखना है शुरुआत में क्यू, द इन्विटेशन टू मार्कोस, मिस्टर मार्कोस कैरीड स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक वेट। मार्कोस वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उनको हमने इन्विटेशन दिया और वो रखता है कि स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक वेट, उसके अंदर काफ़ी वजन है उस बात के अंदर। वजन क्यों है इस बात को एक्सप्लेन करेगा क्वेश्चन आपका पी, ऑप्शन पी। फिलीपींस इज द इनकमिंग एशियन चेयर इन 2026, तो फिलीपींस जो है
वो क्या है, इनकमिंग एशियन चेयर है। ये वाली बात हो गई। इंपॉर्टेंट क्यों भाई, स्ट्रेटेजिक क्यों है, डिप्लोमेटिक वेट क्यों है, क्योंकि फिलीपींस क्या है, एशियन चेयर का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चेयर कर रहा है। इन्विटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई, उसके अंदर वेट इसीलिए है। तो क्यू के बाद पी, ये रहा क्यू पी आर एस, एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, चेयर कर रहा है। इट इज ऑल्सो, अब इसके बारे में बताया कि ये कोऑर्डिनेटर भी है, चेयर तो कर ही रहा है, कोऑर्डिनेटर भी है एशियान का, इंडिया कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का। और एस लास्ट में बताया कि ये जो विजिट है ना, दिस मेक्स द विजिट, ये जो बातें हो गई दोनों कि भाई एक तो चेयर कर रहा है और कोऑर्डिनेटर है, ये चीज़ जो है ये मेक करती है विजिट को सिग्निफिकेंट बनाती है इंडिया और रीजनल एंगेजमेंट की। तो ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी।